हेलो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैथ विद आयुष में। तो आप लोग जानते हैं हमारा जो लेक्चर है वो 3 लेक्चर लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा चौथा लेक्चर होगा। तो बच्चों, आज हम जानेंगे आवेश के मात्रक, आवेश के छोटे बड़े मात्रक कौन कौन से मात्रक हैं, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज होगी वो मैं आपको बताऊंगा, लॉजिकल चीजें यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। आवेश का मात्रक, द यूनिट ऑफ चार्ज, द यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश के मात्रक। देखो, जो आवेश के मात्रक है उसका एसआई यूनिट होता है और सीजीएस यूनिट होता है। तो एसआई यूनिट मैं आपको बता दूं, एसआई यूनिट, एसआई मात्रक ये कूलाम है, लेकिन सीजीएस यूनिट, सीजीएस मात्रक जो है वो है तुम्हारा स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। ठीक है, और सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक सबसे छोटा मात्रक ये होता है बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, जो चार्ज था उसका सबसे यूनिट बताया कि मेरे नाम पे रखो इसको। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, और एक चीज बता देता हूं, एक कूलाम में 3 × 10 की पावर 9 ESU। ESU का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसका मतलब यह है हिंदी में स्थिर वैद्युत मात्रक, यही कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब यह है तुम्हारा विद्युत, स्टैटिक मतलब स्थिर, यूनिट का मतलब मात्रक। तो आप लोग समझ रहे होंगे इसके बारे में, है कि नहीं? या तो हम कह सकते हैं इसको, या 3 × 10 की पावर 9 फ्रैंकलिन FR। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं 1/10 एब कूलाम। ये चीज हम भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक ये फैराडे है। आवेश का बच्चों सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है। क्या है? फैराडे, ये सबसे बड़ा मात्रक है। एक फैराडे में कितने कूलाम आवेश होता है? सबसे बड़ा मात्रक है। एक फैराडे में 96,500 कूलाम आवेश होता है, कूलाम आवेश। देखो, आपको मैंने बताया एसआई मात्रक के बारे में, सीजीएस मात्रक के बारे में। आवेश का सबसे छोटा मात्रक बेंजामिन फ्रैंकलिन होता है। ये एक वैज्ञानिक का नाम है जो अपने नाम पर ही सबसे छोटा मात्रक रखा आवेश का। ठीक है, इसके बाद एक कूलाम में जो है 3 × 10 की पावर 9, मतलब एक कूलाम आवेश में 3 × 10 की पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है इसका। ठीक है, एक कूलाम में 3 × 10 की पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होते हैं। या कह सकते हैं 3 × 10 की पावर 9 फ्रैंकलिन। ठीक है, या तो इसको लिख सकते हैं 1/10
एफ कूलाम। क्या लिख सकते हैं? 1/10 एफ कूलाम। देखो अगर दो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर ए ऑब्जेक्ट नंबर बी, अगर इस ऑब्जेक्ट में प्रोटॉनों की संख्या किससे ज्यादा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा है। किससे ज्यादा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा है। तो ये जो इसमें जो चार्ज रहेगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा। कैसा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि ये पूरी तरीके से ये ऑब्जेक्ट धन आवेशित होगी। जो ऑब्जेक्ट बी है, अगर इलेक्ट्रॉनों का नंबर प्रोटॉनों से ज्यादा हो, तो इस समय पर ये जो ऑब्जेक्ट बी आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरी तरीके से ऋणावेशित होगा। क्या होगा? इसमें होगा निगेटिव चार्ज। मतलब कि ऋणावेशित। ये ऑब्जेक्ट आपका पूरी तरीके से क्या होगा? ऋणावेशित होगा। और जो आवेश होता है ये ओनली टू ओनली स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं अदिश राशि। ठीक है। आवेश जो है, जो आवेश है चार्ज, इसी के बारे में मैं चर्चा बेहतरीन तरीके से कर रहा हूं बच्चों। तो ये जो है अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। मतलब चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस है। नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। बट इसमें पता क्या है? चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं है, बट इसका परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड मतलब कि परिमाण। ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। देखो कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, थोड़ा इसको इरेज कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। देखो किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मेरे पास कोई एक मार्कर है। ठीक है। कोई एक मार्कर है और इस पर कोई चार्ज है। मान लेते हैं 5 माइक्रो कूलाम का इसमें चार्ज दिया हुआ है, और इसको मैं फेंकता हूं यूं, ऐसे ही चला जा रहा है। लेकिन अब इसके वेग पर निर्भर ये नहीं करेगा चार्ज। ठीक है। कि अब जैसे वेग बढ़ रहा है तो 5 माइक्रो कूलाम था 6 माइक्रो कूलाम हो जाए, ऐसा नहीं होगा बच्चों। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यही चीज मैंने लिखा है कि किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। बात क्लियर है? ठीक है। लेकिन हाँ, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई सब्सटेंस है वो रेस्ट पर है तो उसका मास कुछ अलग होगा, जब वो वेग पर होगा तो उसका मास कुछ अलग होगा। वो एक फार्मूले के द्वारा मैं आपको बता दूं, m = m0 अपान में √1 - b² अपान में बच्चों क्या होगा? c²। ठीक है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, जो m है ये फाइनल है, फाइनल मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट था उसका फाइनल है। ठीक है। ये जो है इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू ऑफ मास। मतलब प्रारंभ में कितना मास था उस ऑब्जेक्ट का, वो चीज है। ठीक है। अगर आपको हमें निकालना है फाइनल मास तो हमें इनिशियल पता होना चाहिए, और वो कितने वेग से गतिमान है ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं इसी को प्रारंभ में मान लेते हैं ये
1 किलोग्राम का है। वैसे बहुत छोटा है, 1 किलोग्राम का नहीं है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। मान लेते हैं 1 किलोग्राम का है, ठीक है बच्चों। अब जैसे मान लेते हैं ये 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे गतिमान है। समझ रहे हो मेरी बात? 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे गतिमान है, तो इसके वेग, इसके द्रव्यमान में कुछ परिवर्तन आएगा। समझ रहे मेरी बात? लेकिन ये जो चीज यहाँ पर लिखी है m इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये सूक्ष्म द्रव्यमान के लिए, किसके लिए है? सूक्ष्म द्रव्यमान के लिए है, स्थूल के लिए नहीं है कि नहीं? मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। स्थूल का मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है उसके लिए नहीं है, लेकिन सूक्ष्म द्रव्यमान के लिए, ठीक है। ये आपका पूरा जो है परमाणु भौतिकी में इसका भी यूज होता है। क्लियर? तो बात समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे? मेरी बात तो क्लियर हो गई होगी। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, अब हम लोग समझेंगे विद्युत आवेश का संरक्षण। समझ रहे हैं ना? विद्युत आवेश का संरक्षण ये क्या होता है। फिलहाल मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, बने रहना वीडियो में, कहीं जाना नहीं है, ठीक है। देखो विद्युत आवेश का संरक्षण क्या है। विद्युत आवेश का संरक्षण, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, इसका मतलब ये है कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पहला जो रूल है वो ये है युग्म विलोपन। युग्म विलोपन, ठीक है। युग्म विलोपन में बता दूं, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, ये आपका हिंदी में लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन में ई माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस का चार्ज होता है, पहले ही मैंने बताया, प्लस पॉजिट्रॉन में प्लस लगाएंगे। अब होगा क्या, ये दो गामा फोटॉन बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं? दो गामा फोटॉन बनाते हैं। जब ये दोनों को एक दूसरे से जब नष्ट होते हैं तो इसकी जगह पर एनर्जी निकलती है। समझ रहे मेरी बात? तो ये गामा फोटॉन बनाएंगे, ये दो गामा फोटॉन बढ़िया से निकल आते हैं, फोटॉन कहते हैं बेटा इनको। जो गामा फोटॉन है ना, ये एक प्रकार से क्या है? एनर्जी है। बात तो क्लियर हो गई होगी। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं क्या बता रहा हूं? रेडियो एक्टिव क्षय। रेडियो एक्टिव क्षय बताता हूं आपको। ये क्या है? जो रेडिएशन जो है ना, जैसे यूरेनियम होता है उससे रेडिएशन निकलती रहती है। फिलहाल ये आपको बताने वाला हूं रेडियो एक्टिव क्षय। बच्चों को बताऊंगा आपको मैं रेडियो एक्टिव क्षय। ये जो रेडियो एक्टिव क्षय है, जैसे यूरेनियम है 92U238, ये होता है पूरी तरीके से, ठीक है। 92U238। अब इसको जब खुला छोड़ दिया जाता है तो ये अपने आप को चेंज करता है, क्योंकि इससे अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स हमेशा निकलते रहते हैं। बात क्लियर है? अब देखिए ये आपका आएगा 90 थोरियम, थोरियम के साथ बनाएगा 234, मतलब, और साथ में बनाएगा आपका 2He4। ये थोरियम में चेंज हुआ और हीलियम में चेंज हुआ। जो हीलियम है इसमें पॉजिटिव चार्ज है। क्या, कैसा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है, वो भी 2E, मतलब प्रोटॉन का, एक प्रोटॉन का दुगना चार्ज होता है, बस। अब आप यहां पर ये देखते हैं, इधर जो चार्ज है 92E है। कितना बेटा? 92E, ये थोरियम पे है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या होती है 92। समझ रहे मेरी बात? परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या तो होती है, इसको तो पढ़ा होगा यहाँ पे केमिस्ट्री में, है कि नहीं? अब देखो इधर ये जो 90 है, इधर आपका ये 90 हो गया, 90E प्लस इधर आपका 2 लिखा हुआ है, 2E। तो मुझे आप लोग ये बताओ, 92 92 होगा कि नहीं? जोड़ तो आता ही होगा। 92
देखो दोनों तरफ रिएक्शन में क्या कोई चेंजमेंट आया? नहीं आया। तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि बेटा जो चार्ज होता है वो संरक्षित रहता है, उसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जरूर चेंज कर सकते हैं। चार्ज, समझ रहे ना, वो एक एनर्जी का ही रूप है कि नहीं? चलिए बात तो समझ में आई होगी। अब हम आपको समझाएंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या समझाएंगे बच्चों? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको हम इरेज करके क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताने वाले हैं। मतलब कि आवेश का क्वांटीकरण। यह है भैया आवेश का क्वांटीकरण। तो जो आवेश का क्वांटीकरण होता है Q इक्वल टू NE। एन का मतलब क्या है? जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। एन का मतलब है, इसमें प्लस और माइनस लगा सकते हैं। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसलिए होंगे क्योंकि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या जाते हैं? इलेक्ट्रॉन ही निकल के जाते हैं। प्रोटॉन जगह ही नहीं छोड़ता। अगर प्रोटॉन जगह छोड़ता तो परमाणु का अस्तित्व ही नहीं होगा। बच्चों जैसे मैं बनाता हूं, कोई एक ये चित्र बनाया। अब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये नाभिक है। और जो बाहर बचा हुआ है ई, ये इलेक्ट्रॉन है। ये ही जगह छोड़ के बाहर जाते हैं। तो बच्चों एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो प्लस है ये क्या करेगा? ये दिखाएगा इलेक्ट्रॉनों की कमी। क्या दिखाएगा? इलेक्ट्रॉनों की कमी। समझ में आ रही बात? जो ये माइनस है बच्चों, ये क्या दिखाएगा? बच्चों जो माइनस है, ये माइनस पता है क्या दिखाएगा? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, है ना? किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। हाँ, कभी कभी केमिस्ट्री में ये भी होता है, जो प्लस और माइनस का मतलब है आयनों की अधिकता और आयनों की कमी को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? आयनों की अधिकता और आयनों की कमी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है ना? तो बात समझ में आए? ये ऋण आयन हो जाएगा और ये जो है आपका धन आयन हो जाएगा। समझ रहे हैं? बात क्लियर है? तो फिलहाल ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके फिजिक्स की जर्नी में, क्योंकि यहां से आप बेसिक लेवल चीजें समझ पाएंगे और अपनी जो है पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, जब तक आप लॉजिक फिजिक्स में नहीं लगाएंगे तब तक यार आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप थ्योरी रटेंगे फिर भूलेंगे, लेकिन आपको कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर मेरी वीडियो देखते हैं और मेरी चैनल पे अगर आप लोग आए हुए हैं फर्स्ट टाइम, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करिए। हाँ, ये आपका डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन जो कंटेंट है ये IIT जी लेवल का है और नीट लेवल का है। तो बोर्ड को देख के मत भागिएगा, अभी तो लकड़ी का बोर्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो मिलता हूं फिलहाल अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।